अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद उर्मैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर का नेम भी बायोडाइवर्सिटी है और आज का हमारा टॉपिक भी बायोडाइवर्सिटी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। आज इसका हम इंट्रो पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही है कि जानदारों की मुख्तलिफ इकसाम इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी भी ख़ास इलाके में मौजूद जानदारों की इकसाम, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब वो कहते हैं किसी भी इलाके में बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है। वो ऐसे मापा जाता है कि वहाँ पे मौजूद जो डिफरेंट इकसाम के यानी मुख्तलिफ इकसाम के जानदार होते हैं एंड द वेरिएशन विद ईच काइंड, और हर किस्म के अंदर जो भी तब्दीली पाई जाती है। Biologists have discovered and classified almost 2 million kinds of organisms. अब जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंसदान हैं, उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ जानदारों की स्पीशीज़ को या मुख्तलिफ जानदारों की इकसाम को दरियाफ्त किया। उसके बाद उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया, डिफरेंट ग्रुप्स में उनकी ग्रुप बंदी कर दी। तकरीबन वो कहते हैं कि उन जानदारों की तादाद 2 मिलियन से भी ज़्यादा थी, यानी उनकी इकसाम ही 2 मिलियन से ज़्यादा है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, तो 2 मिलियन में क्या आ जाएगा, 20 लाख। 20 लाख से भी ज़्यादा इकसाम जानदारों की थी जो साइंटिस्ट ने क्लासीफाई की। हाउएवर दे एस्टिमेट दैट द टोटल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज़ मच ग्रेटर। वो ये भी जानते हैं, वो ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि जो जानदारों की टोटल यानी कुल तादाद है ज़मीन पर पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये उस तरह से फैली हुई नहीं है। बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड्स। बायोडाइवर्सिटी किसी भी जगह पे डिपेंड करती है फैक्टर्स पे। अब आपने कहीं भी किसी भी इलाके में रहना है तो वहाँ पे आपको रहने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो सूटेबल हैं, तो आप तभी वहाँ पे रहेंगे ना। तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी के लिए फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल टाइप, मतलब कि वहाँ का दर्जा हरारत, वहाँ का रहने सहने का माहौल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, तो उस पर डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर डाइवर्सिटी देन पोलर रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स और यहाँ पे पोलर रीजन्स दो का जिक्र हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन्स वो इलाके जहाँ पे गर्मी होती है, मतलब कि ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी थोड़ी रहती है, तो वहाँ पे जानवर भी ज़्यादा पाए जाते हैं और पौधे भी ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि पोलर रीजन्स जो है वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ होती है वहाँ पे, तो बर्फीले इलाकों में आपको पता है कि लोग भी कम रहते हैं और जानवर भी कम रहते हैं। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में जो ज़्यादा इकसाम के जानदार पाए जाते हैं पोलर रीजन्स की निस्बत। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब वो कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी तो हमने पढ़ ली, अब उसकी अहमियत क्या है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमन्स एंड द प्लैनेट। बायोडाइवर्सिटी जो है इसके लिए बहुत सी अहम खिदमात होती हैं जो कि वो इंसानों के लिए या इस सियारे के लिए, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ना, हाँ ये सियारा है, ज़मीन जो है ये एक सियारा है, तो इसके लिए बहुत ही वो मददगार साबित होती है। हेयर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के फ़वाइद बताए हुए हैं। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, नेचुरल सोर्सेज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब हम देख लेते हैं इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी ये मदद करती है कि इकोसिस्टम का मतवाजन बरकरार रखा जाए। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये एक अहम किरदार अदा करती है इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में 2 साइकिल आ जाते हैं, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। फिर आ जाता है क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट क्या होता है, आबो हवा जो होती है उसको मतवाजन रखना। यहाँ पे तो इकोसिस्टम को स्टेबल कर लिया ना उन्होंने, यहाँ पे क्या हुआ, आबो हवा को रेगुलेट करना, आबो हवा को मतवाजन रखना। प्लांट्स एंड एल्गी अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो एल्गी और प्लांट्स हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, फोटोसेंसिस करते हैं। फोटोसेंसिस करने के बाद वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस, तो जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, उसमें मुतवाजन कायम रहता है। आगे आ जाता है नेचुरल सोर्सेज, कुदरती जो वसाइल होते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वेस्ट एक्यूरेसी या एरे ऑफ रिसोर्सेज
फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल। अब बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, बहुत से रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, बहुत से वसाइल प्रोवाइड करती है, जैसा कि खुराक होगी, दवाई वगैरह होगी, जिससे इंसान जो है अपने लिए फ्यूल बना सके, मटेरियल्स बना सके। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज में यही आ जाता है ना कि जैसे जानदारों को पाल के उनसे दूध वगैरह लिया जा सकता है, गोश्त हासिल किया जाता है, या फिर इंसान मेडिसिन तैयार कर सकता है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी ही नहीं होगी, मुख्तलिफ किस्म के जानदार ही नहीं होंगे, तो बायोडाइवर्सिटी कैसे होगी? तो इसलिए उसका नेचुरल सोर्स जो है वह एक बेनिफिट है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अब माशी हालात में उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? बायोडाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। अब बायोडाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ जानदार होंगे तो उसकी बुनियाद पे ही मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ सनतें चलेंगी ना, जिसमें एग्रीकल्चर की सनत आ जाती है, टूरिज़म यानी सियाहत वगैरह, या फिर फार्मास्यूटिकल्स में मतलब वो केमिकल्स या अद्वियात वगैरह बनती हैं ना, तो इसकी वजह से ये इकोनॉमिकली हेल्प भी हो जाती है बायोडाइवर्सिटी की वजह से। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।